दिल्ली में लाल किले पर हुए आत्मघाती धमाके की परतें अब लगातार खुलती ही जा रही हैं। दिल्ली के पास व्हाइट कॉलर टेररिज्म पनप रहा था, जिसमें डॉक्टरी की आड़ में रची जा रही थी देश को दहलाने की बड़ी साजिश। कैसे इकट्ठा किया जा रहा था विस्फोटक, किसके हिस्से क्या था काम, साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में कब से पनाह पा रहे थे ये आतंकवादी, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली को दहलाने वाले उमर के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। ये आतंकी समाज के बीच रहकर आम लोगों का इस्तेमाल करके कई बड़े धमाके करना चाहता था और सफेद कपड़ों के इस काली किताब को 3 आतंकी डॉक्टर ने मिलकर लिखा था। पहला आतंकी हमला करने वाला डॉक्टर उमर, दूसरा टेरर मॉड्यूल के लिए पैसा इकट्ठे करने वाली लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और तीसरा विस्फोटक इकट्ठा करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को 2 नई तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां से 9 नवंबर को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में बोरियों में भरकर यह अमोनियम नाइट्राइट छिपाया गया था। दूसरी तस्वीर आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की है, जिसके जरिए धमाके के हथियार तैयार किए गए। सूत्रों का दावा है कि इन्हीं आटा चक्की और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में यूरिया पीसकर ये विस्फोटक बनाया गया था। आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से ही चुराया जाता था। आतंकी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के, विस्फोटक का केमिकल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का और आतंकियों का सेफ हाउस भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, यानी कि दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में ही लिखी गई थी। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हर सदस्य का काम बटा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल के पास आतंकी नेटवर्क बनाने का काम था। जो मरीज इसके अस्पताल में आते थे, ये उनका ब्रेन वॉश करता था, उनके घर जाता था और फिर उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ता था। इसके बाद उमर इन लोगों के कामों को बांटता था। कौन टेक्निकल काम करेगा, कौन ग्राउंड सपोर्ट देगा, ये देखने का काम आतंकी उमर का था। डॉक्टर शाहीन पैसा इकट्ठा करने का काम करती थी। उसके पास सऊदी अरब, सीरिया और तुर्की से भी पैसे आए थे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी फंडिंग आती थी और इस पैसे से विस्फोटक और गाड़ियां खरीदी जाती थी। डॉक्टर शाहीन आतंकियों की एक महिला टीम भी बनाना चाहती थी, जिसका जिक्र उसकी डायरी में है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, वहां पर पढ़ाई होती है, होनी चाहिए। अब अगर पढ़ाई के कैंपस जो है वो आतंकवाद का जो है वो अड्डा बन जाए, पढ़ाई का अखाड़ा और आतंकवाद का अड्डा जो है वो एक जैसा दिखाई पड़े, तो ये अपने आप में जो है वो कोई भी देश जो है वो उसे ना नजरअंदाज कर सकता है, ना स्वीकार कर सकता है। अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 1000 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा लोग जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। एनआईए अब तक 6 गिरफ्तारियां कर चुकी है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है और कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस आतंकी कार्रवाई ने सुरक्षा बलों की आंखें खोलकर रख दी हैं। यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई की आड़ में डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकी तैयार किए जा रहे थे। विस्फोटक का कितना बड़ा जखीरा फरीदाबाद के गांव में इकट्ठा कर लिया गया और उसे आनन फानन में विस्फोट कर दिया गया। यदि जांच एजेंसियां अलर्ट नहीं होती तो जाने कितना बड़ा आतंकी हमला ये पूरे देश के अलग अलग हिस्से में कर देते। दुखद ये रहा कि इस विस्फोटक को जब्त तो कर लिया गया, मगर इस बारूद ने श्रीनगर के थाने में विस्फोट कर बेगुनाह पुलिस वालों की जान ले ली।